खबरदार तक पर दिखाए जाने वाले फिल्मों की कहानियों की श्रृंखला की कड़ी में आज मैं जिस फिल्म की कहानी लेकर आपके समक्ष उपस्थित हुआ हूँ वह फिल्म है शोले। 1975 में आई फिल्म शोले एक ब्लॉकबस्टर फिल्म थी। इस फिल्म का निर्देशन रमेश सिप्पी ने किया था और फिल्म की पटकथा जीपी सिप्पी और सलीम जावेद ने मिलकर लिखी थी। इस फिल्म के मुख्य भूमिका में संजीव कुमार, अमिताभ बच्चन, धर्मेंद्र और हेमा मालिनी थी, जबकि लगभग आधे दर्जन से भी ज़्यादा कई अन्य कलाकारों ने भी इसमें अपना अभिनय किया था। और यह फिल्म न सिर्फ 1975 की सुपरहिट फिल्म थी, बल्कि अभी तक की सर्वकालिक सर्वश्रेष्ठ हिंदी फिल्मों में से यह सबसे ऊपर के नंबर पर काबिज है, पॉपुलैरिटी के दृष्टिकोण से भी और कमाई के दृष्टिकोण से भी। कमाई को लेकर तो यहाँ तक बातें की जाती है कि अगर इसके अवमूल्यन को जोड़ दिया जाए तो यह अब तक की सबसे ज़्यादा कमाई करने वाली फिल्म थी। और इस फिल्म को लेकर लोगों की दीवानगी कुछ इस तरह हुआ करती थी कि यह फिल्म बम्बई के मिनर्वा सिनेमा हॉल में 5 वर्षों तक लगातार चलती रही थी और कई कीर्तिमान इस फिल्म ने जोड़े थे। वर्ष 2002 में इसे ब्रिटिश फिल्म इंस्टीट्यूट के द्वारा भारत की 10 सर्वश्रेष्ठ समकालीन फिल्मों के लिए पुरस्कार किया गया। तो फिल्म फेयर अवार्ड ने 2005 ईस्वी में इसे 50 वर्षों की सर्वश्रेष्ठ फिल्म के लिए पुरस्कार दिए। यह फिल्म अपने आप में अभिनय की सारी विशेषताओं को समाहित करते हुए बनाई गई थी। कोई ऐसा पक्ष नहीं था जिसका समावेशन इस फिल्म में नहीं किया गया था। यहाँ इस फिल्म में अगर चुलबाजी करती हुए बीरू और बसंती के दृश्यांकन किए गए, तो वहीं प्रेम की गहराई में आंखों में प्रेम का इशारा करने वाले जय और राधा की भूमिका भी दिखाई गई। यहाँ एक ही परिवार के डकैत के द्वारा एक सदस्य को छोड़कर बाकी सभी सदस्यों की निर्मम हत्या जैसे दिल को दहला देने वाली दृश्य भी दिखाए गए हैं। तो वहीं इस फिल्म में असरानी के जेलर के रूप में कॉमिक्स और सुरमा भोपाली के हास्य भी दिखाए गए हैं। इस फिल्म में मारपीट के भी जितने प्रकार के दृश्य होते हैं, गोलीबारी से लेकर फैटम फैटी तक सब कुछ दिखाया गया है, कहीं कुछ नहीं छोड़ा गया है। बात इस फिल्म के गाने की जाए तो इस फिल्म में उस समय महबूबा 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 गुलशन में गुल खिलते हैं और गलियों में मिलते हैं मैं और तू जैसे रैप आधारित गाने गाए गए थे। तो वहीं जब तक है जान जाने जहां मैं नाचूंगी, ऐसे प्रेम की गहराई वाले भी गाने गाए थे। और इसमें होली के गीतों का भी समावेश था। होली के दिन दिल मिल जाते हैं, रंगों में रंग मिल जाते हैं, गिले शिकवे भूल कर दोस्तों दुश्मन भी गले लग जाते हैं। होली के दिन दिल मिल जाते हैं, रंगों में रंग मिल जाते हैं। इसके अलावा दोस्ती को लेकर एक प्रसिद्ध गाना, ये दोस्ती हम नहीं तोड़ेंगे, तोड़ेंगे दम मगर तेरा साथ ना
छोड़ेंगे। जैसे कई श्रुति मधुर गाने का समावेशन था, लेकिन गाने से भी ज़्यादा यह फिल्म अपने डायलॉग के लिए जाना जाता है। इस फिल्म में कई डायलॉग हैं, यूं कहिए तो पग पग पर इसमें डायलॉग मिलते हैं। कितने आदमी थे? 2 सरदार, वो 2 और तुम 3, फिर भी वापस आ गए। सोचा सरदार खुश होंगे। यहां से 100 मील की दूरी पर जब बच्चा नहीं सोता है, तब उसकी माँ यह कहकर उसे सुलाती है कि बेटे सो जा, नहीं तो गब्बर आ जाएगा। और तुमने उस गब्बर का नाम पूरे मिट्टी में मिला दिया। अरे सामा, लगा निशाना जरा इस कुत्ते पर। यानी एक से बढ़कर एक डायलॉग जो उस समय लोगों के द्वारा हर जगह बोले जाते थे। डायलॉग की कैसेटें भी बाद में खूब बिकने लगी थी, और आजकल भी उसे लेकर रीम्स और रील्स खूब बनाए जा रहे हैं। तो कुल मिलाकर यह कहानी एक लाजवाब कहानी थी, जिसने इस फिल्म को अब तक की सर्वश्रेष्ठ फिल्मों की सूची में सबसे ऊपर बनाए रखा है। आइए जानते हैं क्या है फिल्म शोले की पूरी कहानी। फिल्म शोले की शुरुआत स्टेशन पर एक रेलगाड़ी के रुकने और उससे एक पुलिस इंस्पेक्टर के उतरने से शुरू होती है। यह पुलिस इंस्पेक्टर स्टेशन पर उतरने के बाद ठाकुर बलदेव सिंह, जिसकी भूमिका संजीव कुमार ने निभाई है, उसके द्वारा भेजे गए आदमियों के साथ घोड़े पर चढ़कर ठाकुर बलदेव सिंह के रामगढ़ स्थित उसकी हवेली में आता है। यहाँ ठाकुर बलदेव सिंह उसके 2 कैदियों से मिलवा देने की बात करता है। ठाकुर बलदेव सिंह का वफादार रामलाल, जिसकी भूमिका सत्येन कप्पू ने निभाई है, उस पुलिस इंस्पेक्टर को 10 तस्वीरें देखने के लिए देता है। पुलिस इंस्पेक्टर जब जय, जिसकी भूमिका अमिताभ बच्चन ने निभाई है, और बीरू, जिसकी भूमिका धर्मेंद्र ने निभाई है, उसकी तस्वीर देखता है तो चौंक जाता है। वह ठाकुर बलदेव सिंह से कहता है कि अगर वह किसी जेल में बंद होगा तो उसकी जानकारी मिल जाएगी, लेकिन अगर वह बाहर रहा तब फिर उसकी जानकारी मिलनी मुश्किल है। फिर उसने ठाकुर बलदेव सिंह से पूछा कि उन्हें इन नकारे अपराधियों की ज़रूरत क्यों कर पड़ गई। तब ठाकुर बलदेव सिंह ने पुलिस इंस्पेक्टर की बात को खारिज करते हुए कहा कि वह अपराधी जरूर है, लेकिन साहसी और काबिल व्यक्ति है। और इसके साथ एक कहानी कहता है, और यह कहानी शोले की फ्लैशबैक में चली जाती है। ठाकुर बलदेव सिंह, जो पुलिस इंस्पेक्टर के रूप में एक थाने में नियुक्त है, एक दिन जय और बीरू नाम के 2 बदमाश को गिरफ्तार करने के बाद मालगाड़ी पर लेकर पुलिस थाना आ रहा होता है। रास्ते में वह जय और बीरू से पूछता है कि वह ऐसे आपराधिक चोरी का काम क्यों करता है। इस पर जवाब देते हुए जय कहता है कि जैसे आप पुलिस इंस्पेक्टर की नौकरी आजीविका के लिए करते हैं, वैसे ही मैं और बीरू भी चोरी का धंधा आजीविका के लिए करते हैं। इस पर इंस्पेक्टर बलदेव सिंह उसकी बातों को काटते हुए कहते हैं कि आजीविका के लिए उसके पास उनके पुरखों की संपत्ति काफ़ी है। वह तो अपनी बहादुरी दिखाने और न्याय की रक्षा के खातिर ऐसे जोखिम भरे काम कर अपनी शौक पूरा करने के लिए यह नौकरी कर रहे हैं। इस पर बीरू कहता है कि हमारे काम में भी काफ़ी जोखिम है और हम भी पूरी बहादुरी से उसे करते हैं। इस पर इंस्पेक्टर बलदेव सिंह ताना मारते हुए कहते हैं कि तो तुम लोग भी बहादुर हो। इसके जवाब में जय समय आने पर अपनी बहादुरी दिखाने की बात करता है। अभी इन लोगों की बातचीत का सिलसिला चल ही रहा था कि तभी मालगाड़ी पर डाकुओं ने हमला कर दिया। बड़ी संख्या में डाकुओं के होने के बावजूद इंस्पेक्टर बलदेव सिंह निर्भीकता से उन सब डाकुओं से अकेले ही भिड़ जाता है। इंस्पेक्टर बलदेव सिंह को अकेले लड़ते देख बीरू ने इंस्पेक्टर बलदेव सिंह से कहा कि अगर उन दोनों की हथकड़ियाँ खोल दी जाए तो वह भी अपनी बहादुरी दिखाने के लिए डकैतों से लड़ने में उसकी मदद करेंगे। ठाकुर बलदेव सिंह यह कहते हुए उन दोनों की हथकड़ियाँ खोल देते हैं, किसी बहाने भाग जाने की नहीं सोचना। फिर तीनों मिलकर ज़्यादातर डकैतों को या तो मार देते हैं और जो जिंदा बच गए उसे भागने के लिए मजबूर कर देते हैं। अवसर देखकर जय और बीरू भी भाग जाने की योजना बनाने लगते हैं। तभी इंस्पेक्टर बलदेव सिंह सामने आकर खड़ा हो जाते हैं और उन दोनों को हथकड़ियाँ पहनाकर पुलिस थाना लाकर कानून के हवाले कर देते हैं, जहाँ से उन्हें जेल भेज दिया जाता है। कहानी फिर अपने मूल स्थान पर लौट आती है। उधर इंस्पेक्टर ठाकुर बलदेव सिंह को वक्त मिलने पर जय और बीरू से मिला देने का वचन देकर इंस्पेक्टर वापस अपने थाने में लौट आता और इधर जय तथा बीरू
एक डिंग मारने वाले लकड़ी के व्यापारी सूरमा भोपाली, जिसकी भूमिका जगदीप ने निभाई है, उसके पास पहुंचता है और उससे खुद को जेल भिजवाने की बात करता है। पहले तो वह अपने मूल गांव में अपने प्रभाव की डींगें मारने लगता है, लेकिन जब जय उसे अखबार दिखाकर यह कहता है कि उसके सिर पर 2000 का इनाम है, ऐसे में वह इन दोनों को गिरफ्तार करवा दे और इनाम की राशि मिलने पर 2000 अपने पास रख ले। जेल से छूटकर वापस आने पर इसमें से 1000 वह वापस ले लेगा। इसके बाद सुरमा भोपाली ऐसा ही करता है। जेल जाने पर जय और वीरू को पता चलता है कि वहाँ आया नया जेलर, जिसकी भूमिका असरानी ने निभाई है, काफ़ी कड़क मिजाज का है। लेकिन जय और वीरू को जब इस बात का पता चलता है, तब दोनों इस नए जेलर को सबक सिखाने की योजना में जुट जाते हैं और उसके ही भेदिया के द्वारा उसे इस प्रकार से गलत खबर भिजवा देते हैं, जिससे पहले तो जेलर का हाथ एक गर्म रॉड पकड़ लेने से जल जाता है और उसके बाद जब वह भेदिया जेल में अपराधी के पास पिस्टल होने की जानकारी देता है और उसकी तलाशी लेने के लिए जेलर आता है, तो इसी क्रम में वीरू एक लकड़ी को उसकी पीठ में सटाकर उसे अपने कहे अनुसार काम न करने पर गोली मार देने की धमकी देता है। इससे घबराकर वह जय और वीरू को जेल से भागने में मदद कर देता है। जेल से भागकर जय और वीरू सुरमा भोपाली के पास पहुंचते हैं, जहां वह इन दोनों को जेल में ठूंस देने की बातें कहकर अपनी वीरता की डींगे मार रहा होता है। इन दोनों को इस समय वहाँ देखकर वह घबरा जाता है और जल्दी से इनाम में मिले पैसे जय और वीरू को दे देता है। इस पैसे से दोनों खूब मस्ती करते हैं और एक बार फिर से किसी दूसरे मामले में गिरफ्तार होकर जेल चले जाते हैं। जय और वीरू इस जेल में सश्रम कारावास की सज़ा काट रहे होते हैं, तभी ठाकुर बलदेव सिंह को वचन देने वाला इंस्पेक्टर उस जेल में आता है और वहाँ जय तथा वीरू को देखकर यह पता करता है कि उसकी सज़ा की अवधि और कितनी बची हुई है। इसके बाद जिस दिन उसकी रिहाई होनी है, उस दिन वह इंस्पेक्टर ठाकुर बलदेव सिंह को भी अपने साथ जेल की फाटक पर लिवा लाता है। जेल से रिहा होकर बाहर निकलते ही जय और वीरू की नज़र ठाकुर बलदेव सिंह पर पड़ती है। वे दोनों उन्हें देखकर चौंक जाते हैं और इंस्पेक्टर साहब आप यहाँ कहकर आश्चर्य व्यक्त करते हैं। तब ठाकुर बलदेव सिंह उसे बताते हैं क्या वह इंस्पेक्टर नहीं है, वे सिर्फ ठाकुर बलदेव सिंह हैं। साथ ही वे यह भी बताते हैं कि इस समय किसी खास कारणवश उन दोनों से मिलने के लिए ही वे यहाँ आए हैं। इसके बाद जय वीरू और ठाकुर बलदेव सिंह बगल के कमरे में जाकर बातचीत करते हैं। ठाकुर बलदेव सिंह उसे गिरफ्तार कर मालगाड़ी से लाने की वक्त की घटना को बताते हुए कहते हैं कि तुमने कहा था कि मौका लगेगा तो अपनी बहादुरी दिखाऊंगा, मैं तुम दोनों को यह मौका देना चाहता हूं। इस पर जय और वीरू काम को लेकर सवाल करते हैं, तो ठाकुर बलदेव सिंह उसे यह कहकर चुनौती देते हैं कि बहादुर हो तो काम की चिंता क्यों करते हो, काम जो मैं कहूँगा और पैसा जो तुम कहोगे। इस पर ठाकुर बलदेव सिंह गब्बर सिंह को जिंदा पकड़कर उन्हें सौंपने की बात करता है और उसके बदले में अपनी तरफ से 20,000 रुपये देने की बात करता है। साथ ही गब्बर सिंह, जिसकी भूमिका अमजद खान ने निभाई है, उसे पकड़ने वालों को मिलने वाले 50,000 इनाम की राशि भी उन दोनों को ही दिला देने की बात करते हुए उन्हें 5,000 पेशगी देते हैं और सोच विचार कर रामगढ़ आने पर फिर 5,000 देने और बाकी की राशि काम पूरा होने पर देने की बात कर वहां से रामगढ़ चले आते हैं। गब्बर सिंह के दुर्दांत डकैत होने की जानकारी जय और वीरू को भी है। ऐसे में इस काम को हाथ लेने से पहले दोनों काफ़ी माथापच्ची करते हैं और जब कोई निष्कर्ष नहीं निकल पाता है तो जय अपने पास मौजूद सिक्का उछालकर टॉस की मदद से प्राप्त निर्णय के आधार पर रामगढ़ जाने के लिए ट्रेन पकड़ता है। ट्रेन से उतरकर जय और वीरू ठाकुर बलदेव सिंह से मिलने रामगढ़ कैसे जाया जाए यह सोचते हुए अभी प्लेटफॉर्म से बाहर निकले ही थे कि वहाँ एक तांगा चलाने वाली बसंती, जिसकी भूमिका हेमा मालिनी ने निभाई है और जो अपने बातमी स्वभाव के लिए चर्चित है, जय और वीरू से कहाँ जाना है पूछती है और साथ ही दनादन कई और सवाल पूछ देती है। इसमें से कईयों के तो वह जवाब भी खुद ही दे देती है और जब जय उसे रामगढ़ ठाकुर बलदेव सिंह के यहाँ जाने की बात करता है तो वह यह कहकर कि मैं भी वहीं की रहने वाली हूँ, दोनों को तांगे पर बिठा लेता है। और इधर जय के साथ रामगढ़ जा रहा वीरू बसंती के रूप लावण्य और बातमी स्वभाव से काफ़ी आकर्षित होता है। इससे पहले कि वीरू उससे और ज़्यादा बातचीत करने के लिए अवसर निकाले, बसंती ठाकुर बलदेव सिंह के द्वार पर ले जाकर तांगा रोककर दोनों को उतरने के लिए कहती है। तब दोनों ठाकुर बलदेव सिंह से मिलने चले जाते हैं और बसंती तांगा लेकर वापस अपने घर चली जाती है। काम करने के लिए तैयार होकर जय और वीरू के रामगढ़ पहुंच जाने पर ठाकुर बलदेव सिंह उन दोनों को अपने ही घर के सामने के घर में रहने का जगह देते हैं। साथ ही अपने वफादार रामलाल, जिसकी भूमिका सत्यन कपूर ने निभाई है,
उसे तिजोरी खोलकर 5,000 रुपया दोनों को दिला देते हैं और फिर आराम कर अगले दिन से काम पर लगने की बात करते हैं। जिस वक्त रामलाल तिजोरी खोलकर 5,000 रुपया निकाल रहा था, उस वक्त जय और वीरू ने उस तिजोरी में रखे हुए रुपये, पैसे और जेवरात देख लिए थे। आराम करते हुए इन दोनों ने यह मन बना लिया था कि वह तिजोरी तोड़कर पैसे लेकर यहाँ से रफू चक्कर हो जाएंगे और इन पैसों से अपनी अलग ज़िंदगी जिएंगे। रात में तय योजना के अनुसार दोनों तिजोरी तोड़ने में लगे हुए होते हैं। तभी ठाकुर की विधवा पुत्रवधू राधा, जिसकी भूमिका जया भादुड़ी ने निभाई है, वहां आकर खुद अपने हाथों से तिजोरी की चाबी देते हुए दोनों से कहती है कि इस चाबी की मदद से तिजोरी खोल ले, क्योंकि और गहने भी ले ले, क्योंकि अब वह गहने इसके किसी काम के नहीं हैं। उन साथ ही यह भी कहते हैं कि इसके बाद वो वहाँ से चला जाए तो कम से कम बाबूजी का जो गलत भरोसा इन दोनों को लेकर है वह तो टूट जाएगा। राधा के इस वचन से जय और वीरू दोनों आत्मग्लानि महसूस करते हैं और अपने इस चोरी के विचार को त्याग देते हैं। फिर जय राधा के पास जाकर उसकी चाबी लौटा देता है और बाबूजी के भरोसे को टूटने नहीं देने का वचन देता है। दूसरे दिन कालिया के नेतृत्व में गब्बर गिरोह के 3 डकैत रामगढ़ आकर लोगों के नाम ले लेकर सभी को अनाज बीच चौराहे पर लाकर जमा करने के लिए कहता है, ताकि वह तीनों डकैत इसे गब्बर तक पहुंचा सके। कालिया के कहे अनुसार रामगढ़ के लोगों ने अनाज लाकर चौराहे पर जमा भी कर दिया था। तभी ठाकुर बलदेव सिंह वहां आ जाते हैं और कालिया को ललकारते हुए गब्बर को जाकर यह संदेश देने के लिए कहता है कि रामगढ़ वालों ने अब पागल कुत्तों को खाना देना बंद कर दिया है। इससे पहले कि कालिया और उसके 2 अन्य डकैत साथी वहां कोई बड़ी घटना को अंजाम दे सके, ठाकुर बलदेव सिंह जय और वीरू की तरफ इशारा करते हैं, जो उन तीनों ही डकैतों को अपने राइफल के निशाने पर लिए हुए दिखते हैं। जय और वीरू जल्दी से उन डकैतों को वहां से भाग जाने और नहीं तो जान देने के लिए तैयार रहने की बात करते हैं, जिससे घबराकर तीनों डकैत बिना एक भी छटाक अनाज लिए वहां से गब्बर के अड्डे पर पहुंच जाते हैं। इन तीनों को खाली हाथ वापस लौटा देख गब्बर काफ़ी खफा होते हुए पूछता है कि वो कितने आदमी थे। इस पर कालिया 2 आदमी होने की बात करता है। तब गब्बर इन 3 डकैत होने के बावजूद 2 लोगों से हार कर जान बचाकर वापस आने को लेकर तंज कसते हुए तीनों को गोली मार देता है। साथ ही संभा जैसे प्रधान साथी को अपने नेतृत्व में होली के दिन रामगढ़ पर धावा बोलने की तैयारी करने के लिए कहता है। ठाकुर बलदेव सिंह के नेतृत्व में जय और वीरू के द्वारा कालिया और अन्य 2 डकैतों को डराकर भगा दिए जाने से जय और वीरू की गांव में खूब प्रशंसा हो रही है। इधर वीरू, जो पहले से ही बसंती के रूप, सौंदर्य और वाचालता से उस पर आकर्षित है, वह जय को उसकी मौसी, जिसकी भूमिका लीला मिश्रा ने निभाई है, उसके पास जाकर बसंती की शादी उससे करने के लिए कहता है। थोड़ी नानुकुर के बाद जय बसंती की मौसी के पास जाकर यद्यपि अपने तरीके से वीरू की प्रशंसा करता है, लेकिन उससे मुंह से निकलने वाले शब्द वीरू के निंदनीय कार्यों की पोल खोल देता है और बसंती की मौसी बसंती की शादी वीरू के साथ करने से साफ इनकार कर देती है। इसके बाद वीरू एक दिन शराब पीकर गांव की पानी की टंकी पर चढ़कर गांव वाले को यह कहकर डराने लगता है कि वह आत्महत्या कर लेगा, क्योंकि बसंती की मौसी बसंती की शादी उसके साथ नहीं होने दे रही है। उसके जान दे देने की स्थिति में यहाँ इस गांव में अकाल, बीमारी जैसे कई प्राकृतिक घटनाओं का सामना करना पड़ेगा, तो दूसरी तरफ मौसी को जेल जाना पड़ेगा, जहाँ वह चक्की पीसेगी। इस घटना को देखकर लोग बसंती की मौसी को कोसने लगते हैं। तब बसंती की मौसी इस शादी के लिए तैयार होने की बात करती है, तो वीरू कहता है कि इस बुढ़िया से कौन शादी करेगा, वह तो बसंती के साथ शादी करना चाहता है। और तब बसंती कहती है कि वह उसके साथ शादी करने के लिए तैयार है। इसके बाद वीरू पानी की टंकी से नीचे उतर जाता है। होली के दिन पूरा गांव मस्ती में डूबा हुआ है। खासकर वीरू बसंती के साथ मिलकर जमकर रंग गुलाल उड़ा रहा है और होली के गीत गाकर धमाल मचा रहा है। गांव के लोग होली की मस्ती में डूबकर अभी धमाल मचा ही रहे होते हैं कि तभी गब्बर अपने डकैत गिरोह के साथ वहां आ धमकता है और धुआंधार फायरिंग करना शुरू कर देता है। पूरे गांव में इस घटना के बाद अफरा तफरी मच जाती है। तभी गब्बर के आदमी जय को अपने निशाने पर ले लेता है और उधर वीरू एक दीवार की आड़ में छिपकर ठाकुर बलदेव सिंह के बगल में पड़ी एक राइफल को उठाकर देने की इशारा करता है, लेकिन ठाकुर बलदेव सिंह यथावत बना रहता है। जय को निशाने पर लेकर गब्बर सिंह यह कहकर वीरू को वहां आने के लिए बाध्य कर देता है कि उसके छिपे रहने की स्थिति में वह जय को गोली मार देगा। तब वीरू भी वहां आकर आत्मसमर्पण कर देता है। इसके बाद गब्बर ग्रामीणों को ललकारते हुए कहता है कि ठाकुर ने इन हिजड़ों की फौज खड़ी कर ली है, लेकिन गब्बर की कहर से ग्रामीणों को सिर्फ गब्बर ही बचा सकता है और कोई नहीं।
ऐसे में अगर इस कार्य के बदले गब्बर के आदमी गांव वाले से थोड़ा सा अनाज ले लेते हैं तो कोई गलत नहीं करते हैं। तभी उसे एक नई सनक सवार हो जाती है और वह जय तथा बीरू को अपने पैरों पर नाक रगड़ने के लिए कहता है। बीरू तो जान लेने की बात कहने पर भी ऐसा करने से साफ इनकार कर देता है, लेकिन जय धीरे धीरे उसके कदमों के पास पहुंचता है और कदम पर नाक रगड़ने की जगह वहां पर मौजूद रंग और गुलाल गब्बर की आंखों में उछाल देता है और गब्बर को कैप्चर कर लेता है। तब वह गब्बर के आदमियों से हथियार डालकर पहले बीरू को छोड़ने के लिए कहता है और उसके बाद गब्बर समेत सब डकैतों को जान बचाकर वहां से भागने के लिए कहता है। ऐसा न करने पर वह गब्बर समेत सभी को मार देने की धमकी देता है। उसकी धमकी से घबराकर गब्बर समेत सभी डाकू अपने आप को अपमानित करते हुए वापस अपने अड्डे पर पहुंच जाता है। इधर बसंती किसी काम से गुजरते वक्त रास्ते में इमाम चाचा, जिसकी भूमिका ए.के. हंगल ने निभाई है, उसे देखते हैं, जो एक चिट्ठी पढ़ने के लिए उसे देते हैं। इस चिट्ठी में यह लिखा है कि उसके साले ने उसके बेटे अहमद, जिसकी भूमिका सचिन ने निभाई है, कि नौकरी 200 रुपये प्रति माह की दर पर पक्की कर दी है। बसंती भी अहमद पर दबाव डालती है कि वह नौकरी के लिए जाने के लिए तैयार हो जाए और इसके बाद जब अहमद वहां जाने के लिए तैयार होता है और अपने इमाम साहब से अलविदा कहकर जाने लगता है, तब रास्ते में गब्बर के आदमी उसे पकड़ लेते हैं और इधर बसंती आम तोड़ने के लिए चली जाती है। आम तोड़ने के लिए बसंती जब बगीचे में जाती है तो वहाँ एक तरफ जय और बीरू आराम फरमा रहे होते हैं। बसंती खुद ही आम तोड़ने का प्रयास करती है, लेकिन ऐसा करने में वह अपने आप को सक्षम नहीं पाती है और इससे पहले कि वह कोई दूसरी युक्ति लगाए, उसकी मदद करने के बहाने उसका सानिध्य पाने के लिए बीरू वहाँ आ जाता है और उसे यह आम दिखाने के लिए कहता है जिससे वह तोड़ना चाहती है। जैसे ही बसंती उन आमों की तरफ इशारा करती है, वैसे ही जय अपनी पिस्तौल से गोली चलाकर उन आमों को तोड़कर नीचे गिरा देता है और इधर बीरू बसंती को निशाना लगाना सिखाने की बात करता है और इसी क्रम में वह उसके शरीर के अंगों को अपने आगोश में ले लेता है और लंगड़ी लगाकर गिरा देता है। इससे बसंती नाराज़ हो जाती है और उसे धमकाते हुए कहती है कि उसे लगता है कि गांव वाले कुछ समझते ही नहीं। मैं सारी बात समझती हूँ और तुम्हारे जैसे को अपने तांगा पर बिठाकर गांव के 4 चक्कर लगवा सकती हूँ। और ऐसा कहकर वह वहाँ से भाग जाती है। इधर स्टेशन जा रहे अहमद को गब्बर के आदमी पकड़कर गब्बर के समक्ष उपस्थित करता है। अहमद अपने मामा के पास जाने की बात करता है। इसके बावजूद गब्बर उसे गोली मार देता है और उसे उसके ही घोड़े पर बिठाकर एक चिट्ठी के साथ वापस गांव भेज देता है। गांव में अहमद की लाश और उसके साथ एक धमकी भरी चिट्ठी जिसमें जय और बीरू को गब्बर को सौंपने की बात लिखी है कि आने के बाद गांव में तहलका मच जाता है और लोग ठाकुर बलदेव सिंह को इसके लिए भला बुरा कहते हुए जय और बीरू को गब्बर को सौंप देने की बात करता है। ठाकुर बलदेव गांव वासियों को स्वाभिमान की बात करते हुए जय और बीरू के प्रति गलत भावना नहीं रखने के लिए कहता है, लेकिन ग्रामीण इस बात को लेकर अड़े हैं कि अब तो रोज ही उसके गांव में किसी न किसी लोगों को मारा जाएगा और इससे बचने के लिए जय और बीरू को गब्बर के हवाले करना जरूरी है। गांव वाले इस बात को लेकर जिद कर रहे थे, तभी इमाम साहब जो अहमद की लाश पर रो रहे थे, उन्होंने कहा कि यार दुनिया में इससे बढ़कर कोई दुख नहीं कि एक बाप अपने इकलौते बेटे की लाश को अपने कंधे पर धोए। अंधा और लाचार होने के बावजूद भी मैं ऐसा करने के लिए तैयार हूँ और मैं तो खुदा से यह मांगूंगा कि खुदा ने उसे और बेटे क्यों नहीं दिए जो गांव पर वह कुर्बान कर सके, और बाद बाकी जैसी तुम्हारी मर्जी। इसके बाद जय और बीरू भी गांव वाले को कहते हैं कि उन दोनों को गब्बर को सौंपने से अगर गांव वाले खुश रहेंगे तो वह इसके लिए तैयार है। तब गांव वाले की आंखें खुल जाती है और वह जय और बीरू को गब्बर के पास सौंपने की बात बोलना बंद कर देते हैं। इसके बाद जय और बीरू गब्बर के अड्डर से थोड़ी दूर पर नाटक कर लाश की तरह पड़े हुए हैं। उसकी कमर में एक चिट्ठी है जिसमें लिखा हुआ है कि तुम हमारे एक आदमी को मारेगो तो मैं तुम्हारे 4 आदमी को मारूंगा। गब्बर के आदमी जब इस चिट्ठी को पढ़ते हैं तो उसे लगता है कि उसके ही आदमी ने इस धमकी भरी चिट्ठी को देखने के बाद इन दोनों की हत्या कर दी है। फिर उसमें से एक डकैत यह चिट्ठी अपने पास रखकर गब्बर को सारी बातों की जानकारी देने के लिए वहाँ से चल पड़ता है और बाकी डकैत यह तसल्ली करने के लिए पहाड़ी पर से नीचे घाटी में उतरता है कि ये दोनों जय और बीरू ही हैं या कोई और। लेकिन जैसे ही वह लाश बने जय और बीरू के निकट जाते हैं, वैसे ही लाश के रूप में लेटा हुआ जय और बीरू दनादन फायरिंग कर उनमें से कई डकैतों को मार देता है। हालांकि मुठभेड़ के इस क्रम में जय घायल हो जाता है और बीरू उसके घोड़े पर बिठाकर उसे वापस रामगढ़ ला रहा होता है। तब राधा इस प्रकार जय को लाते देख काफ़ी व्याकुल हो जाती है और दौड़कर नीचे आने लगती है। तभी रास्ते में ठाकुर बलदेव सिंह के आ जाने से वो वापस लौट जाती है। उधर बीरू और जय कहते हैं कि यह मामूली चोट है और जल्दी ठीक हो जाएगा।
घायल होने के बाद जय आराम करने के क्रम में एक दिन संध्या काल में रामलाल के पास बैठा हुआ बातें कर रहा होता है। तभी जय राधा को आंखें चुराकर अपनी तरफ देखते हुए श्वेत वस्त्र में पूजा करने के लिए मंदिर जाते हुए देखता है। इस पर रामलाल उसे बताता है कि वह ठाकुर साहब के घर घटी उस दर्दनाक घटना से पूर्व काफ़ी चुलबुली थी। ठाकुर साहब की दोस्त की बेटी है। रामलाल ने बताया कि उसे खुद भी होली में मस्ती करते हुए राधा को जब वह कुमारी अवस्था में थी तब देखा था। वह काफ़ी चंचल लड़की थी और उसकी ज़िंदगी की खुशहाली में रंगों का बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान था। लेकिन अब हालात ऐसे बन गए हैं कि उसके लिए सभी रंग बदरंग हो गए हैं। अब वह सफ़ेद वस्त्र पहनती है और पूजा पाठ पर ध्यान देती है। इसके बाद शाम में मंदिर से लौटकर राधा अपने घर की दीपक जला रही होती है और यहाँ बरामदे में बैठा हुआ जय बीन बजाते हुए उसे निहारता है। इस घटना के बाद जय के मन में राधा के प्रति प्रेम के अंकुर फूटने लगते हैं, जिसे वह अपने दोस्त बीरू को बताते हुए राधा के संग अपनी शादी होने और उसके बाद की ज़िंदगी जीने की योजना बताते हुए कहता है कि दोनों दोस्त शादी कर आपस में मिलकर इसी गांव में रहेंगे और खेती बाड़ी कर अपना आजीविका चलाएंगे। तभी बीरू को याद पड़ती है कि बसंती उसे तालाब पर मिलने के लिए बुला रही है और वह बसंती से मिलने जाने की बात कर वहाँ से चल पड़ता है। इससे पहले कि बीरू तालाब पर जाकर बसंती से मिलता, वहाँ गब्बर गिरोह के कुछ डकैत आ जाते हैं और बसंती को पकड़कर गब्बे के अड्डे पर ले जाने का प्रयास करने के लिए उसकी तरफ आगे बढ़ने लगते हैं, जिसे देख बसंती भागते हुए आदमियों से हथवार फिंकवा देता। फिर बसंती दौड़कर बीरू के बंधे हाथ को खोल देती है और वहाँ से भाग जाती है। तब तीनों मिलकर वहाँ से भाग जाते हैं और गब्बर अपने आदमियों से इन तीनों का पीछा करने के लिए और उसे जान से मार डालने की बात करता है। इस पर डकैतों के गिरोह का बड़ा समूह जय और बीरू और बसंतू के भागने वाले रास्ते पर बढ़ता है। फिर जय और बीरू तथा गब्बर गिरोह के सदस्यों के बीच जमकर गोलीबारी होने लगती है। जय और बीरू के पास गोला बारूद जब खत्म होने लगता है तब जय बीरू को बसंती को रामगढ़ पहुंचाकर अपने साथ गोली बंदूक लाने के लिए कहता है, लेकिन बीरू कहता है कि उसकी जगह जय ही बसंती को लेकर जाए। तब जय सिक्का उछाल कर यह तय कर देता है कि बीरू ही बसंती के साथ रामगढ़ जाएगा और वहाँ से गोली बारूद लेकर आएगा। बीरू और बसंती वहाँ से चलते हैं। इधर जय और गब्बर गिरोह के बीच जमकर गोलीबारी होती है। जब जय के पास एक ही गोली बचती है तब वह जिस रास्ते से गब्बर गिरोह के डकैत आ रहे होते हैं उस रास्ते में बने पुल पर एक डायनामाइट फेंक देता है और बाद में गोली मारकर उसे विस्फोट कर देता है। हालांकि इस मुठभेड़ में जय बुरी तरह घायल हो जाता है और जब तक बीरू लौटकर उसके पास आता है तब तक वह अपने अंतिम अवस्था में रहता है। बीरू के आने पर वह उसकी गोद में अपने प्राण त्याग देता है। जय की मौत होने से बीरू का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच जाता है और वह अकेले ही घोड़े पर सवार होकर गब्बर के अड्डे पर पहुंचकर धुआंधार गोलीबारी करते हुए गब्बर को सामने आने के लिए ललकारता है। गब्बर जब सामने आता है तो बीरू उसकी जमकर पिटाई करते हुए एक रॉड उसके गले में फंसाकर उसकी जान ले रहा होता है। तभी ठाकुर बलदेव सिंह वहां आ जाते हैं और गब्बर को जिंदा उसे सौंपने के लिए कहते हैं। पहले तो बीरू ऐसा करने से इनकार कर देता है, लेकिन जब ठाकुर बलदेव सिंह उसे उसके दोस्त जय के किए हुए वायदे के रूप में याद दिलाता है तब बीरू गब्बर सिंह को ठाकुर बलदेव सिंह के हवाले कर देता है। बलदेव सिंह को देखकर गब्बर कहता है कि वह उसके साथ कैसे लड़ेगा क्योंकि उसके तो हाथ हैं ही नहीं। तब ठाकुर बलदेव सिंह अपने जूते के सोल में लगे कील को दिखाते हुए कहते हैं कि तुमसे लड़ने के लिए मेरे ये पैर काफ़ी हैं। और फिर वे पैरों से ही गब्बर की पिटाई करते हुए गब्बर के हाथ को इस तरह से कुचल देते हैं कि गब्बर के हाथ भी किसी काम के नहीं रह जाते। ठाकुर बलदेव सिंह मार मार कर गब्बर की जान ले लेना चाहते हैं। तभी उस थाने का इंस्पेक्टर सामने आ जाता है और ठाकुर बलदेव सिंह से सेवा के दौरान उसके न्यायप्रियता की प्रशंसा करते हुए गब्बर को कानून के हवाले करने की बात करता है। अंत में गब्बर को कानून के हवाले कर दिया जाता है, जहां उसे कड़ी सज़ा मिलती है। इसके बाद सब वापस लौटते हैं और बीरू को विदाई देने के लिए ठाकुर बलदेव सिंह स्टेशन तक जाते हैं। बीरू जब ट्रेन के अंदर बैठने जाता है तो वहाँ बसंती को अपना इंतज़ार करते हुए पाता है। फिर दोनों साथ साथ मिलकर अपनी नई ज़िंदगी बसाने के लिए आगे चल देते हैं और फिल्म शोले की कहानी यहीं पर ख़त्म हो जाती है।